हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आपके? बढ़िया। और आपका दिवाली ब्रेक कैसा रहा? बढ़िया रहा। और दिवाली ब्रेक में जाने से पहले जो यहाँ पर दिवाली फंक्शन हुआ था वो कैसा रहा? बढ़िया रहा था। उस दिन का प्रोग्राम ठीक लगा था। और घर से जो भोग बनाए उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितने बच्चे लाए थे भोग लेकर? अच्छा, कई सारे बच्चे जो है लेकर आए थे। तो भाई उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया रहा। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे, जो आपने भोग बनाया तो घर पर एक्सपीरियंस कैसा रहा? घर वालों को अच्छा लगा, बुरा लगा, आपको कैसा लगा? आपके भोग बनाने के बाद किचन की हालत कैसी थी? ठीक ठाक थी या बाद में मम्मी को एक पूरा दिन लग गया? और उस दिन का जो प्रोग्राम था वो कैसा रहा? अच्छा लगा? कोई भी अपना एक्सपीरियंस अगर माइक में शेयर करना जो है चाहे, तो भाई उस दिन का कैसा अनुभव रहा? आपने जो भोग बनाया उसका अनुभव कैसा रहा? और उस दिन जो प्रोग्राम था उसका अनुभव कैसा रहा? कोई भी बताना चाहे, अनुभव अच्छा रहा, बुरा रहा, कोई भी एक्सपीरियंस, मम्मी ने किचन में जाने दिया कि नहीं दिया? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बच्चों के जो है होते हैं। तो अगर आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें हाँ जी, ऑनलाइन भी कुछ बच्चे कहना चाह रहे हैं। हाँ, कोई भी अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहे। हाँ जी, कोई भी अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहे, उस दिन भोग बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और क्या कहते हैं, और उस दिन का दिवाली फंक्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा, बुरा रहा, मज़ा आया, नहीं आया? कोई भी अपना अनुभव कुछ भी बताना चाहे। एक बच्चा बता रहा था फाउंडेशन का, जैसे फाउंडेशन तो सारे बच्चे आए हैं, तो एक बच्चा बता रहा था कि सर मैंने भी भोग बनाना था, बहुत एक्साइटेड था, तो जैसा जैसा आपने कहा था वैसा वैसा मेरे को था कि भाई खुद ही भोग जो है बनाना है। तो सर मैंने ना यूट्यूब पे सारा चेक कर लिया, तो जो भी उसको डिश बनानी होगी सर यूट्यूब पे सारा चेक कर लिया। और मैंने मम्मी को बोल दिया था मम्मी किचन में आने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं मस्त भोग जो है बनाऊंगा। और मैं बिल्कुल तैयार हो गया, जो भी इंग्रेडिएंट्स लेने थे वो सब लेकर जो है मैं तैयार था। और मम्मी को बिल्कुल बोल दिया, मम्मी ने कहा नहीं मैं आ जाती हूँ किचन में। कह रहे नहीं, जस्ट आप बाहर रहो और मैं भोग जो है बनाऊंगा। तो उसने भोग बनाना जो है शुरू करा होगा। तो कह रहे 2-3 मिनट के बाद मम्मी को बुला लिया। तो मम्मी को बुलाया तो मैंने पूछा बेटा क्या हुआ? कह रहे मम्मी सारी बातें ठीक है, गैस ऑन कैसे होती है वही समझ नहीं आ रहा। तो कह रहे लाइटर से गैस ही ऑन जो है नहीं हो रही। तो ऐसे ऐसे कई अनुभव फाउंडेशन वाले बच्चे तो बता रहे थे। तो ऑनलाइन बच्चा कह रहे सर मैंने पहली बार हलवा बनाया था एंड आई एन्जॉयड मेकिंग इट। चलो ऑनलाइन से तो एक आया है कि मेरे को हलवा बना के बहुत मज़ा जो है आया, अमित कुमार ने जो है बताया। ऑफलाइन कोई कुछ बताना चाहे, आपका क्या अनुभव रहा भोग बनाने में? अच्छा अनुभव रहा, बुरा अनुभव रहा, भोग बन पाया, नहीं बन पाया? एक बच्चे ने बताया था सर बड़ी कोशिश करी पर वो नहीं बन पाया, तो बाद में फिर मम्मी ने ही मेरी हेल्प जो है करी। तो भाई आपका कैसा अनुभव रहा, भोग बनाने में कैसा रहा? और उसके बाद अगले दिन जो है जो प्रोग्राम था, दिवाली फंक्शन था। हाँ, ऑफलाइन वाले बच्चे मेरे को चैट में बता सकते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे चैट में बता सकते हैं। ऑफलाइन अगर कुछ कहना चाहें तो बता सकते हैं। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हो? हाँ सर कहना चाहते हैं, पर है ना सर माइक में नहीं बोलने का है ना, वो एकदम से झिझक होती है, मन में बहुत सारी बातें जो है बताने को तो है, पर है ना सर माइक में जो है वो डर सा लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पर्पज़ वही है कि आपका ना वो डर भी तो मुझे दूर जो है करना है, क्योंकि 1 साल के बाद आपको ऑफिस भी तो जाना है और उस समय आपको प्रेजेंटेशंस भी देनी है। तो इस पूरे साल इसी पर काम करेंगे। अभी तो बैठे बैठे आपको माइक मिलेगा, फिर कुछ टाइम के बाद आपको स्टेज पर भी जो है बुलाया जो है जाए। तो कई सारे बच्चे होते हैं बोलने का मन होता है, हाँ सर मेरे पास भी बहुत कुछ चटपटी बात है, पर सर पता नहीं माइक में जो ना वो हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं कि सर बोलने का मन है पर हाथ पैर जो ना वो कांपते हैं, इसलिए गड़बड़ जो है हो जाती है।
ऑनलाइन स्टूडेंट कह रही है सर प्रोग्राम अच्छा था पर ट्रेन के टाइम की वजह से मुझे जल्दी जाना जो है पड़ गया। ठीक है, पर जब तक आपने अटेंड किया होगा उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा जो है आया होगा। चलो जी, कोई भी ऑफलाइन बच्चा माइक लेना चाहे और माइक में बताना चाहे आपका अनुभव। हाँ जी, कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहे, उस दिन घर पर भोग बनाते समय कैसा अनुभव रहा और अगले दिन दिवाली फेस्टिवल का कैसा प्रोग्राम लगा। स्पिरिचुअल डांस फर्स्ट टाइम किया होगा तो उसमें मज़ा आया कि नहीं आया। डीजे पे तो हमेशा नाचे होंगे, फर्स्ट टाइम वो जो स्पिरिचुअल डांस था वो कैसा लगा, कैसा अनुभव जो है आया। हाँ जी, कोई भी नहीं, आपको मौका मिल रहा है और आपको लगता है कि सर अभी नहीं बाद में, बात तो कभी नहीं आएगा। इस समय ऑलरेडी आप 18 साल के हो चुके हैं, सीए तो बहुत सारे लोग बन जाएंगे पर जिसमें कॉन्फिडेंस होगा वो लीडर जो है बनेगा। बात तो वही है। और कॉन्फिडेंस जिस दिन इस डर को छोड़ोगे तभी ये दूर होगा। इतने सालों से एक डर जो है पाल रखा है, आता सब कुछ है पर स्टेज पर जाने से जो है घबराते हैं और बाद में यही बात होगी आता तो बहुत कुछ होगा पर कल को क्लाइंट के सामने बोल ही नहीं पाए। क्लाइंट कह रहे भाई कुछ बताओ, आप बोल ही नहीं पा रहे, घबराहट के चक्कर में क्लाइंट चला जाएगा। कैंपस रिक्रूटमेंट होगी, अगर आप जा ही नहीं पाए कोई आपके पास नहीं आएगा। ये तो आखिरी मौका है जो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसका तो कोई रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा, उसका तो आप ही को खुद उठकर जो है आपको जो है आना है। चलो जी, तो कोई बात नहीं, शायद बच्चे अभी शर्मीले हैं, मुझसे बात करने में थोड़ा सा झिझक रहे हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वापस अपने अकाउंटेंसी पर ही जो है आ जाते हैं। चलो, और क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से एक बार अपनी आंखें जो है बंद कर लीजिए। चलो जी, अपनी आंखें बंद कर लें और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और इस समय कोई विचार नहीं। एक बार विचार रहित जीवन भी जीकर देख लेते हैं। कुछ क्षणों के लिए सारे काम को एक बार छोड़ दें, सिर्फ अपनी सांसों पर जो है ध्यान दें। मन बड़ा चंचल है, कोई ना कोई काम आपको बता देगा यार ये बड़ा अर्जेंट है, अभी कर अभी कर। 2-4 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर मन आपको 2 मिनट भी शांत बैठने नहीं देगा। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। Take a deep breath in and out. धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। अभी कोई विचार नहीं, पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर। सांस आ रही है, सांस जा रही है। बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है मन को समझने की। सुना तो है मन बड़ा चंचल है, बेकाबू हो जाता है। उसी को एक बार समझ लेते हैं कितना बेकाबू है। ध्यान से देखें तो पता चलेगा 1 मिनट भी आपकी नहीं सुन रहा। 1 मिनट क्या, 30 सेकंड भी आपकी नहीं सुन रहा। आप सिर्फ कह रहे हैं सांसों को देखें, जिद्दी है, नहीं मानता। कुछ भी वो आपको कहेगा करने को, कहेगा पर मैं सांसों को नहीं देखूंगा। इसलिए मन को फिर से सांसों में लगाएं। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें और मुस्कुरा दें। कुछ पल के लिए अगर कोई विचार नहीं आया तो मुस्कुरा दें, और इस पल फिर से विचार आ गया तो ज़्यादा मुस्कुरा दें। हे राम, ये मन तो बाय गॉड बहुत ही बदतमीज हो गया है।
ये मन तो आपसे ज़्यादा बदतमीज़ हो गया है, आपकी ही नहीं सुन रहा। इसलिए फिर से मन को अपनी सांस पर लगाएं, धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। सिर्फ इतना सा प्यारा सा काम है कि मन तो बस सांसों को देख और बस मुस्कुराते जाओ। ध्यान से देखें, मन आपको कोई ना कोई काम में ज़रूर लगाएगा। वो कहेगा मैं तो सांसों को नहीं देखूंगा। वो आपको बहुत करीब से जानता है। या तो पास्ट में ले जाएगा या फ्यूचर में ले जाएगा, कुछ एनालिसिस करवा देगा, या तो हंसा देगा या रुला देगा, बस सांसों पे नहीं टिकेगा। इसलिए मन को बस अपनी सांसों पर ले जाओ, धीरे धीरे सांस लो और जाने दो और बस मुस्कुरा दो। थोड़ा सा और मुस्कुरा दो और मुस्कुराते बस अपनी सांसों को देखते जाएं। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। अपनी गति अनुसार सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं। अच्छा, मन बड़ा कमाल का है। आप उसको सांसों पे लगाओगे तो सांसों में भी एक्सरसाइज शुरू कर देगा। चल अनुलोम विलोम करते हैं, चल भस्त्रिका कर लेते हैं, चल कुछ काउंटिंग कर लेते हैं। अरे कुछ नहीं करना भाई, हमें तो आराम से बैठना है। मन आपको बैठने नहीं देगा। और जिस दिन इस मन को जीत लिया, यकीन माने आपसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं। क्योंकि मन का काम क्या है? फटाफट से रुला देना, फटाफट से उदास कर देना, फटाफट से गुस्सा दिला देना, इस समय इम्पेशेंट कर देना। कुछ भी, मन का काम सिर्फ आपको परेशान करने का है। और जिस दिन मन कंट्रोल में आ गया, आप परेशान हो नहीं सकते। फिर कुछ भी हो जाए, आप मस्त बैठ जाओगे। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। बस मुस्कुराते जाएं और सांसों को देखते जाएं। सांस लेते जाएं और सांसों को देखते जाएं। कई बार देखा, लोगों से शांति भी बर्दाश्त नहीं होती, एकदम से घबराहट सी हो जाती है। मैं कुछ पल के लिए चुप हुआ तो शायद घबराहट हो जाती। सर आप बोलते जाओ, नहीं बोलोगे तो घबराहट हो जाएगी। ये कैसी मन ने आपकी दुर्दशा बना दी। सी तो आपकी हो जाएगी, पर इस साल का टारगेट भी यही है, इस मन को भी काबू में लेकर आना है। ये मन ही तो है जो आपको माइक पकड़ने से भी रोक दिया। पकड़ना चाहते थे, मन ने कहा ना, नहीं पकड़ना। बुद्धि कह रही है ले लेते हैं, मन कह रहा है भाड़ में जा। मन ने आपको इतना कंट्रोल में कर रखा है कि आप चाह कर भी वो चीज़ें नहीं कर पाते जो आपको करने का मन होता है। मन बड़ा ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्दी है। बुद्धि कह रही है चल माइक लेते हैं,
मन कह रहा है नहीं लेने दूंगा, और देखो बुद्धि की बात भी नहीं मानी मन ने। आपको लगता है आप बुद्धि से काम ले रही हो, बुद्धि तो कह रही थी चलिए काम करते हैं, मन ने कहा नहीं। और अगर मन ने मना कर दिया आप चाह कर भी नहीं कर सकते। इसलिए हो सके जब भी मौका मिले इस मन को टिकाओ, और मन को टिकाने का सबसे सुंदर तरीका है बस वो सांसों पे ही लगा दो। धीरे धीरे सांस लें और जाने दें। 5 बार मंत्र उच्चारण करेंगे। सांस लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 पूरा ध्यान अपनी सांसों पर और अपनी मुस्कुराहट पर, और मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें जो है खोल सकती हैं। चले जी, वापस आते हैं हमारे अकाउंटेंसी के लिए, जिसके लिए आपने पैसे दिए हैं और आप टाइम निकाल कर जो है आए हैं। तो लो जी, हमने शुरुआत करी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से। तो भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। AS2 किस पर चर्चा करता है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो भाई इतना सा छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन कैसे जो है करनी है। तो भाई इतना सा ही टॉपिक है। भाई क्लोजिंग स्टॉक में क्या आएगा? 3 चीज़ें आएंगी। कौन कौन सा? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। 3 चीज़ें आनी और उसकी वैल्यूएशन करनी। अगर 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक हुआ तो वैल्यूएशन करनी है। अगर क्लोजिंग स्टॉक हुआ ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। तो भी क्लोजिंग स्टॉक अगर बचेगा तो उसकी वैल्यूएशन करनी है। और वैल्यूएशन कैसे करनी है? फिनिश गुड की बात करें, फिनिश गुड की वैल्यूएशन कैसे होगी? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो फिनिश गुड की वैल्यूएशन कैसे होगी? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है निकलेगी। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे और फैक्ट्री ओवरहेड जो है आएंगे। उससे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे तो फिनिश गुड की वैल्यूएशन जो है हमारी हो जाएगी। जिसमें रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे होगी? हमने कहा जब सामान खरीदने जाएंगे तो एक परचेज प्राइस होगा, उस समय हम उनसे नेगोशिएट करेंगे। अगर उन्होंने कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया तो
तो माइनस कर देंगे, और उसके बाद कुछ टैक्सेस अगर लगे और अगर नॉन रिफंडेबल हुए तो उसको ऐड कर देंगे, अगर रिफंडेबल हुए इग्नोर जो है कर देंगे। क्योंकि अगर रिफंडेबल है तो हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, जो फाउंडेशन ने पढ़ा था इनपुट जीएसटी अकाउंट मान लीजिए वो बनाते हैं, और अगर नॉन रिफंडेबल हुआ तो सीधा परचेज में ही वो अमाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सारा काम किया। उसके बाद फिर सामान उनके शोरूम से हमारी फैक्ट्री में लेकर आना है तो लोडिंग चार्जेस लगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेगा, रास्ते में ट्रांजिट इंश्योरेंस होगा, टोल टैक्सेस आपके में भी हो सकते हैं, फिर ट्रक जब आया अनलोडिंग चार्जेस जो है होंगे, और गोडाउन तक रखने तक का सारा सामान खर्चा जो है वो आपका आ जाएगा। ये खर्चा किसका हुआ? रॉ मटेरियल का जो है हो गया। पर फैक्ट्री में आने के बाद फिर कोई खर्चा जो है नहीं आएगा। तो हमने लिखा भी था इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कौन कौन से खर्चे नहीं आएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कॉस्ट में नहीं आता, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कॉस्ट में नहीं आता, पर हाँ अगर ऐसा कोई खर्चा है जो परचेज से रिलेटेड है वो आपका जो है आ जाएगा। और खर्चा कौन सा नहीं आएगा? स्टोरेज का इन जनरल खर्चा जो है नहीं आता। फैक्ट्री में सामान रखा हुआ है तो भाई उसका रेंट, गोडाउन का बिजली पानी, उसका खर्चा इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में जो है नहीं आता। पर हाँ अगर स्टोरेज प्रोडक्शन से रिलेटेड है, अगर स्टोरेज प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सामान बनाने के लिए स्टोर करना जरूरी होता है, जैसे आइसक्रीम बनाने के लिए पानी को जमाना जरूरी है, पानी को स्टोर करना जरूरी है, तो वो स्टोरेज कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन में जो है आ जाती है। तो इन जनरल स्टोरेज कॉस्ट जो है नहीं आएगी। ठीक है, और हमने कहा फिर रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करनी सीखी, और हमने कहा फिनिश गुड में क्या होगा, फिर इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो लेबर का खर्चा है वो आ जाएगा, कोई अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आ जाएगा। और फिर उन्होंने बात करी थी, हमने कहा जो ओवरहेड हैं वो भी कौन से, सिर्फ फैक्ट्री के, शोरूम के ओवरहेड्स नहीं आएंगे, ऑफिस के नहीं आएंगे, सिर्फ फैक्ट्री के जो ओवरहेड्स हैं उसका एक एलोकेशन करके हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो है डालना होगा। और फिर हमने चर्चा करी ओवरहेड क्या हो सकते हैं, फिक्स्ड भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। फिक्स्ड में कौन सी बात करी थी हमने, रेंट की बात, मान लीजिए रेंट क्या है, फिक्स्ड है, और वेरिएबल मान लीजिए बिजली का बिल जो है कुछ हद तक कह सकते हैं कि वेरी जो है करते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, प्रोडक्शन कम होगी बिजली का बिल कम जो है आएगा, वो थोड़ा सा वेरिएबल जो है कह सकते हैं। पर इसकी डिटेल चर्चा पूरा एक सब्जेक्ट आएगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, पूरा एक चैप्टर है ओवरहेड, तो पूरी चर्चा वहाँ पर जो है हो जाएगी। और फिर हमने कहा वो जो वेरिएबल ओवरहेड है उसको कैसे एलोकेट करना है, एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से, जितना आउटपुट बनता गया उसके हिसाब से एलोकेट जो है करेंगे। और हमने कहा जो फिक्स्ड ओवरहेड है, वो जो रेंट है उसको एलोकेट कैसे करना है, हमने कहा उसके लिए, क्योंकि रेंट है वो फिक्स जा रहा है, और उसके लिए क्या करना है, एक रिकवरी रेट अपने को निकालना होगा। और वो रिकवरी रेट कब निकालते हैं, ईयर के स्टार्टिंग में, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय आउटपुट के हिसाब से अपन जो है कर चलते हैं। और अगर एक्चुअल आउटपुट उतना ही हुआ हमें फर्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअल आउटपुट कम हो गया तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसी ओवरहेड रिकवरी रेट के हिसाब से अपन जो है चलेंगे जो हमने सोचा था। और जितना आउटपुट कम हुआ और जो अनएलोकेटेड हुआ वो कहाँ जाएगा, पीएनएल में जो है चला जाएगा। और इन केस अगर आउटपुट ज़्यादा हो गया, इन केस अगर आउटपुट ज़्यादा हो गया, हमने पूरी चर्चा करी थी, तो कॉस्ट ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, कॉस्ट तो उतनी ही दिखाएंगे, हम रिकवरी रेट को क्या कर लेते हैं, रिवाइज जो है अपन कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक सारी बात समझ आ गई थी। तो ये सारी चर्चा जो है हमने करी, और उसके बाद हमने कहा अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई उस कॉस्ट को किसके साथ कंपेयर करेंगे, एनआरवी के साथ। एनआरवी कैसे निकालेंगे, हमने कहा सेलिंग प्राइस, अब जब बेचने जाएंगे उसमें से क्या माइनस करेंगे, हमने कहा जो भी डायरेक्ट सेलिंग का खर्चा है, जो भी डायरेक्ट सेलिंग खर्चा है जो मान लीजिए पर यूनिट आता है, तो मान लीजिए कोई हमने सेल्समैन को कमीशन देनी है, पर यूनिट देनी है, उसको माइनस करेंगे। पर अगर सेल्समैन पर मंथ के हिसाब से उसको माइनस जो है नहीं करते। हमने कहा बेचने पर कोई डायरेक्ट खर्चा है, अगर डायरेक्टली किसी को पेमेंट करनी है, जैसे ब्रोकर के थ्रू बेचना, ब्रोकर 2% कमीशन
कमीशन चार्ज करेगा तो हमें का डायरेक्ट खर्चा है वो 2% माइनस जो है कर देंगे। पर हम कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो तो पर मंथ है, सामान बिके ना बिके वो चीज़ें माइनस जो है नहीं होती। पर अभी क्या, अभी तो शुरुआत चल रही है, पूरा टाइम लगेगा। तो जब पूरा बैच जब कंप्लीट होगा तो इस बात को सारा आप समझ जो है पाओगे। ठीक है, तो हम इस समय समझते हैं अगर कोई डायरेक्ट खर्चा है, अगर कोई कमीशन डायरेक्टली सेल्स पर लग रही है तो वो हम माइनस करेंगे और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो नेट कैश कितना आ रहा है बेचने पर उसको कंपेयर जो है करेंगे। अगर NRV ज़्यादा हुआ कॉस्ट पर दिखाएंगे, NRV कम हुआ NRV पर जो है अपन दिखाएंगे। और फिर आए हमने कहा रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस को कैसे वैल्यू करना है। तो हमने कहा रॉ मटेरियल कॉस्ट तो हमने निकाल ली थी, उसको अगर हमने फिनिश गुड को कॉस्ट पर ही दिखाया, रॉ मटेरियल को भी किस पर दिखाएंगे, कॉस्ट पर। और अगर फिनिश गुड को NRV पर दिखाया तो हम रॉ मटेरियल को सिर्फ दिखाएंगे कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर पर जो है दिखाएंगे। यहाँ तक चर्चा करी। फिर आए वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस की भी कॉस्ट को किससे हम कंपेयर करेंगे, NRV पे। पर वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट निकालना AS2 नहीं सिखा रहा, वो क्या कह रहे हैं, कॉस्टिंग सब्जेक्ट में चले जाना, जो कॉस्ट में सीखेंगे वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कैसे जो है निकालते। और फिर से वही कहा, अगर फिनिश गुड कॉस्ट पर दिखाओगे तो वर्क इन प्रोसेस को भी कॉस्ट पर ही दिखा देना। ये कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसको अपन पढ़ेंगे। और अगर फिनिश गुड NRV पर दिखाया तो वर्क इन प्रोसेस को भी किस पर दिखाना है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कॉस्ट निकालना AS2 नहीं सिखा रहा, उसके लिए कॉस्टिंग सब्जेक्ट पर जाएंगे। और NRV कैसे निकलेगा, हमने कहा फिनिश गुड बिकता है, वर्क इन प्रोसेस नहीं बिकता। वर्क इन प्रोसेस नहीं बिकता तो इसको बेचने के लिए डायरेक्टली मुझे खर्चा जो है करना पड़ेगा, तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद फिनिश गुड बिकेगा, इसको माइनस करके क्या आ जाएगा, NRV जो है आ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड माइनस में कॉस्ट टू बी इंकर टू कंप्लीट दिस वर्क इन प्रोसेस, उसको माइनस कर देंगे। और हाँ, अगर कोई सेलिंग का भी खर्चा है उसको माइनस करके अपन NRV पर जो है आ जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक हमने सारी चर्चा जो है कर ली थी। उसके बाद फिर एक टॉपिक और आया था नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, उस पर चर्चा जो है करी थी। तो हमने कहा नॉर्मल लॉस कौन सा होता है, जो मुझे पहले से पता है कि वो मेरा खर्चा होगा ही होगा, वो मेरा नुकसान होगा ही होगा, इसलिए मैं उसको इग्नोर कर कर जो है चलता हूँ। जो शायद मैंने बताया था कि मान लीजिए 5000 किताबें मैं प्रिंट करवा के मंगवाता हूँ और मैंने कहा ये किताब मेरे को 100 रुपये की जो है पड़ती है, तो मैं 5 लाख रुपए खर्च करता हूँ। पर पहले से पता है 50 किताबें तो मेरी खराब होंगी ही होंगी, ये मेरा क्या है, नॉर्मल लॉस है। मैंने कहा पहले से पता है 50 किताबें खराब होंगी, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैंने कहा जी 5 लाख रुपए खर्च करके मेरे को 4950 किताबें ही जो है मिलती हैं। तो मैंने कहा 5 लाख डिवाइड बाय 4950, तो मैंने कहा मेरे को किताब कितनी मिलती है, 101 रुपये 1 पैसे किताब जो है पड़ती है। तो मैं प्राइस को ही रिवाइज जो है कर देता हूँ। पर एबनॉर्मल लॉस की बात करें और अगर यहाँ पर होता कि जी मैं किताबें जो है लेकर आता हूँ कितनी, 5000, पर इस बार एक्सीडेंट की वजह से ये एबनॉर्मल लॉस हुआ, मेरी वैसे कोई किताब खराब नहीं होती, एक्सीडेंट की वजह से ये जो है एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो क्या करना है, मैंने कहा फिर तो हम इसको 5000 से ही डिवाइड करके 100 रुपये का यूनिट निकालेंगे। और जो किताबें आई 4950 ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा या रॉ मटेरियल अकाउंट में चला जाएगा, और 50 किताबें इंटू 100 ये मेरा एबनॉर्मल लॉस एक अकाउंट बनता है जो फिर से कॉस्टिंग में जो है पढ़ना है, उसके अंदर जो है ये लेकर जो है चले जाएंगे। आई होप यहाँ तक बात समझ आती है। फिर हमने एक बात सीखी थी स्क्रैप वैल्यू की, फिर हमने चर्चा करी थी स्क्रैप वैल्यू की। मैंने कहा सर ये जो किताबें बिक जाती हैं मान लो 1 रुपये के हिसाब से रद्दी वाला जो है ले जाते, तो मैंने कहा एबनॉर्मल लॉस कितना होगा, मैंने कहा जी 5000 का एबनॉर्मल लॉस और मान लीजिए 50 रुपये कम आ गया, तो 4950 एबनॉर्मल लॉस कहाँ जाएगा, PNL में जो है हमारा चला जाएगा। और इसी केस में अगर ये एबनॉर्मल लॉस की जगह नॉर्मल लॉस होता तो हम क्या करते,
फिर हमने कहा यहाँ पर फिर से सारी स्टोरी चेंज हो जाती। मैंने कहा जी 5 लाख रुपए खर्चा है और मैंने कहा इसमें से 50 किताबें 1 रुपये के हिसाब से मेरे को पहले से पता है रद्दी की मिलेंगी, डिवाइड बाय 4950 मैं रिवाइज रेट जो है कर कर चलता। ये हमने सारी चर्चा जो है कर ली थी और इसी में फिर चर्चा हमने और कर ली थी कि मान लेते हैं इस बार क्या है, नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था 50 का, इस बार एबनॉर्मल लॉस भी हो गया मान लीजिए 30 का, एबनॉर्मल लॉस जो है हो गया। अब इसकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे बताओ जी, अब कैसे करेंगे। हमने कहा 5 लाख डिवाइड बाय 4950, पहले तो नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट होगी और उसके बाद अब कितने हमारे पास रॉ मटेरियल आया 4920 आया, ये मेरी परचेजिंग या ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा और 30 इंटू में 5 लाख डिवाइड बाय 4950 ये मेरा एबनॉर्मल लॉस जो है बन जाएगा। आई होप यहाँ तक सारा याद है। हाँ जी, दिवाली ब्रेक से जाने से पहले ये सारी चर्चा करी थी और इसी में अगर स्क्रैप वैल्यू भी है, मान लो 1 रुपये के हिसाब से स्क्रैप वैल्यू मिलती है तो यहाँ पे क्या करना है 50 पहले माइनस करेंगे इसकी स्क्रैप वैल्यू, 50 इंटू 1 माइनस करोगे जो भी रेट आया यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे यहाँ 50 माइनस करके ये मल्टीप्लाई होगा, जो भी अमाउंट आया इसमें से फिर क्या करना है 30 रुपये इसकी रद्दी माइनस करनी है, ये कहाँ जाएगा, ये आपका पीएनएल में जो है चला जाएगा। ठीक है, ये सारा लास्ट क्लास में चर्चा कर ली थी, बहुत सारे एग्जाम्पल जो है कर ली थी। एक बार क्विक रिव्यू जो है बस आपको करा रहा हूँ क्योंकि बीच में एक गैप आ गया था, तो ये सारा आपको याद जो है आपको रहे। लो जी, तो भाई यहाँ तक अब किसी को कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हैं, फिर आगे जो है अपन बढ़ते हैं। लो जी, यहाँ तक किसी के मन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक सारा ठीक है। चलो तो भाई एक बार पुराने सवालों पर एक बार चेक करते हैं, उसी कंटिन्यूएशन में जो है आ जाते हैं। तो एक बार चेक करें, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस चेक करें। हमने लास्ट क्लास में चर्चा करी थी 1000 यूनिट हैं, 1000 यूनिट हैं, 120 रुपये की कॉस्ट है, नॉर्मल लॉस कितना 200 रुपये। कह रहे हैं 800 यूनिट जो है हमारे बने थे जिसमें 750 बिक गए, कितना क्लोजिंग स्टॉक रह गया 50 यूनिट का। तो बताओ जी कैसे करना है। हमने कहा जी 1000 यूनिट 120 के हिसाब से बनेंगे, ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। हमने कहा और कितना नॉर्मल लॉस है 200, तो पहले से ही पता था 800 यूनिट बनेंगे तो मैंने इसको रिवाइज करा, कितना आया 150 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, मैंने कहा जी 50 इंटू 150 किया 7500 जो है ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में और कॉस्टिंग में, कई जगह पर ये चर्चा जो है करनी है, इसलिए इसको अच्छे से जो है समझते जाएं। सेकंड में क्या है, हमने कहा नॉर्मल लॉस कितने में बिकता है 10 रुपये में जो है बिक जाता है। तो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 1,20,000, पहले से पता है 200 यूनिट खराब होंगे 10 रुपये बिकेंगे, तो मेरा खर्चा कितना आएगा 1,18,000। पहले से पता है 800 यूनिट जो है मेरे बनेंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी 147.5 और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा 50 यूनिट जो है ये मेरा बच गया। ऐसे ही फिर अगले एग्जाम्पल में हमने कहा कोई भी नॉर्मल लॉस नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब पहले से पता है 1000 यूनिट ही पूरे बनेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैंने कहा जी 1,20,000 खर्च करके पहले से पता था 1000 बनेंगे तो मेरा कितने रुपये खर्चा आएगा 120 रुपये का, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना जाएगा, हमने कहा 50 यूनिट इंटू में 120 और एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ 200 का, तो 24,000 कहाँ जाएगा पीएनएल में जो है चला जाएगा। और शायद मेरे हिसाब से आखिरी 2 सवाल और हमने सीखे। हमने कहा एबनॉर्मल लॉस अगर 10 रुपये बिकता है तो बात वहीं पर थी, 6,000 तो सेम और 24,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, 22,000 कहाँ जाएगा पीएनएल में जो है चला जाएगा। और अगले एग्जाम्पल पर आओ तो भाई चेक करें 1100 यूनिट थे, हमने कहा 120 रुपये के हिसाब से नॉर्मल लॉस कितना,
हमने कहा जी 100, एबनॉर्मल लॉस कितना, हमने कहा जी 50, बिकता कितने में है, हमने कहा जी 5 रुपये में, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 200। तो भाई जल्दी से चेक करें कैसे शुरू करेंगे, हमने कहा 1100 इंटू में 120, इतना मेरा क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहले से उम्मीद थी 100 यूनिट मेरे खराब होंगे, कितने बिकेगा 5 में, ये कितना आया 500, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आएगी 1,31,500। और पहले से क्या लगता था 1100 में 100 यूनिट मेरे खराब होंगे, 1000 यूनिट बनने चाहिए, तो 1000 के हिसाब से कितना आया 131.98। और हमने क्लोजिंग स्टॉक कितना है 200 यूनिट, तो 200 को मल्टीप्लाई करा 26,300 आया। और एबनॉर्मल लॉस कितना होगा, हमने कहा एबनॉर्मल लॉस है 50 यूनिट, तो 50 को 131.5 से मल्टीप्लाई करा, ये मेरा ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस है। और इसमें से आमदनी मेरे को मिल गई कितनी 250 रुपये, ये मेरा जो है नेट पीएनएल में जो है चला जाएगा। लो जी, और एक सवाल मैंने शायद लिखवा कर छोड़ दिया था जिस पर आज चर्चा करनी है। Assume in example number 16 there is no abnormal loss, there is no abnormal loss and actual loss is 80 यूनिट, actual loss is 80 यूनिट। अब आपसे कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक निकालें और एबनॉर्मल गेन बताएं। ठीक है जी, ये मैं फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में जो है करा रहा हूँ, पुराने बैचेस में मैंने इस पे कभी चर्चा जो है नहीं करी, क्यों अकाउंट्स में नहीं आता, ये कॉस्टिंग में जो है आता है। पर कोशिश करते हैं अच्छे से पढ़ते जाते हैं, अकाउंट्स में भी अगर आ गया कर लोगे, कॉस्टिंग में आएगा तो वहाँ तो वैसे भी जो है कर लेंगे। लो जी तो वही चेक करें कैसे शुरू करना है। फिर से वही सेम, हमने कहा कितने यूनिट बनने थे 1100, कितने रुपए के हिसाब से 120 रुपए के हिसाब से। तो लो जी चेक करें, हमने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट 1100, कितने के हिसाब से 120 रुपए के हिसाब से। 1100 इंटू में 120, ये कितना आया जी 1,32,000। ठीक है जी 1,32,000। तो मैंने कहा जी इतनी मेरी क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कितने का लॉस मानकर चलना था, मैंने कहा 100 यूनिट तो खराब होने ही थे, मेरे को पहले से पता था। और ये कितने में बिकता है 5 रुपए में बिकने की उम्मीद थी, तो मैंने कहा पहले से ही मुझे उम्मीद थी क्या लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो मुझे पहले से लगता था 100 यूनिट खराब होंगे, 5 रुपये आमदनी के मिलेंगे, तो कितने 500 रुपये मेरे को मिल जाएंगे। तो मैंने कहा नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा जी 131,500। तो मैंने कहा मेरे को पहले से उम्मीद थी कि 1,31,500 रुपये लगेंगे, और उससे बताओ गुड यूनिट्स और कितने यूनिट बन जाने चाहिए। मैंने कहा 1100 में से 100 माइनस करो, 1000 यूनिट बनने का उम्मीद थी। मैंने कहा भी 1000 यूनिट मेरे बनने चाहिए थे, तो मैंने कहा कॉस्ट पर यूनिट, तो मैंने कहा 131,500 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आया जी 131.50। ठीक है जी, सारी स्टोरी सेम चल रही है, तो मैंने कहा 131.50 यहाँ तक सेम जो है हमारा चला। मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 200 यूनिट, मैंने कहा जी क्लोजिंग स्टॉक कितना है 200 यूनिट। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक 200 यूनिट बचे हैं 131.50 के हिसाब से, तो भाई कितना आ गया 26,300 26,300 रुपीज़, ये मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी। ठीक है जी, और अब ध्यान से समझें एबनॉर्मल गेन, अब ध्यान से समझें एबनॉर्मल गेन। सर उम्मीद थी 100 यूनिट खराब होंगे, उम्मीद थी 100 यूनिट खराब होंगे, पर इस बार कितने खराब हुए सिर्फ 80।
उम्मीद क्या थी 100 यूनिट खराब होंगे, इस बार क्या हुआ 80 ही खराब हुए, तो मेरा अब नॉर्मल गेन कितना आ गया 20 यूनिट। तो सर मैं तो क्या मान के चल रहा था 1000 यूनिट बनेंगे, मैं तो क्या मान के चल रहा था 1000 यूनिट बनेंगे, इस बार कितने बन गए 1020, इस बार कितने बन गए 1020 जो है बन गए। और अगर आप समझ पाए इसका मतलब ये जो 20 यूनिट हैं ये तो मेरे फ्री में ही बन गए। मैं तो क्या मान के चल रहा था इतना खर्चा करूंगा, इतना खर्चा करूंगा तो सर मेरे तो 1000 ही बनने चाहिए थे, इस बार कितने बन गए 1020 जो है बन गए। तो हमने कहा कितने का फ़ायदा हुआ, कितने का फ़ायदा हुआ, तो मैं कह रहा हूँ सर ये 20 यूनिट जो इस बार फ्री में बन गए, आइडली बनाने अगर जाता तो सर 20 यूनिट मेरा तो इसी के हिसाब से बनता। मैंने कहा सर मेरे को 1 यूनिट बनाने का 131.50 पैसे मेरा खर्चा जो है होता है, तो आइडली अगर मैं 20 यूनिट बनाने जाता तो सर मेरा 2630 रुपये लगाकर बनना चाहिए था, जो इस बार फ्री में बन गया। सर बनाने जाता तो मेरे इतने रुपए लगते, 1 यूनिट बनाने का खर्चा कितना है ₹131.50, तो आइडली 20 यूनिट बनाने का खर्चा कितना है 2630, जो इस बार फ्री में ही बन गया, तो ये मेरा फ़ायदा हो गया। इस बार मेरा फ़ायदा जो है हो गया, कितने का फ़ायदा हुआ 2630। क्या ये बात समझ आती है? पर सर एक नुकसान भी हुआ। क्या नुकसान हुआ? सर आइडली मैंने तो सोचा था 100 यूनिट खराब होंगे तो 5 रुपये रद्दी के मिलेंगे, इस बार रद्दी कितने मिलेंगी सिर्फ 80 रुपये मिलेगी। भाई मैं तो रद्दी के 500 मान के चल रहा था, पर इस बार रद्दी के कितने मिलेंगे 400 रुपये, तो सर 100 रुपये का नुकसान भी तो हुआ। रद्दी मेरी कमाई है सर, ये फ्री में बना, पर क्योंकि अब ये फ्री में बना अब इसको रद्दी में थोड़ी बेचूंगा, अब इसको रद्दी में थोड़ी बेचूंगा, तो सर मेरे नुकसान है। मैंने कहा लेस स्क्रैप वैल्यू नॉट रिसीव्ड, पर सर स्क्रैप वैल्यू जो मिलनी थी, जो मेरी कमाई थी, अब वो नहीं होगी। वो कितनी 20 यूनिट पर 5-5 रुपये मिलना था, अब ये 100 रुपये मुझे नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा 100 रुपये जो है ये मेरे को अब नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो मैंने कहा नेट फ़ायदा कितना हो गया? मैंने कहा तब भी कोई बात नहीं, 2530 का मेरा फ़ायदा जो है ये मेरा हो गया। मैंने कहा 2630 का सामान फ्री में बन गया, 2630 का सामान फ्री में बन गया, 100 रुपये की रद्दी का नुकसान हो गया, पर कुल मिला के मेरे को फ़ायदा कितना हुआ 2530 का, ये मेरा फ़ायदा जो है हो जाएगा। और ये कहाँ जाएगा? पीएनएल में जो है मेरा चला जाएगा। ठीक है जी, आई होप क्या ये बात समझ आती है? एक ही सवाल बस करवा रहा हूँ, अकाउंट्स में आने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ये जब कॉस्टिंग में पढ़ेंगे दुनिया जहान के सवाल जो है इस पर करेंगे, पर होता वही है आईसे का कुछ भरोसा नहीं होता, इसलिए मैं आपको बहुत एक्सट्रीम करा रहा हूँ। आईसे कहाँ तक पूछेगा एटलीस्ट आप अच्छे से जो है कर पाएँ। तो ये तो मैं कह सकता हूँ अक्रॉस इंडिया मेरे हिसाब से यू आर द ओनली वन जो अकाउंट्स में टॉपिक जो है पढ़ रहे हो, इसलिए अकाउंट्स की किसी किताब में एबनॉर्मल गेन जो है आपको नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट अगर पेपर में वैसे आने के चांसेस नहीं है, इन केस आ गया तो मुझे पता है आप बहुत इजीली जो है कर लेंगे। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक सारी बात क्लियर है। चलो उसके बाद बस मेरे लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, जिसके साथ मेरा ये चैप्टर समाप्त होता हुआ। तो भाई लिख लें वैल्यूएशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट and by product। लो जी, वैल्यूएशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, फिर से पूरा एक चैप्टर है कॉस्टिंग में। AS2 थोड़ा सा कॉस्टिंग के साथ जो है चलता है, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है कॉस्टिंग में। एक पूरा चैप्टर आएगा वैल्यूएशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। थोड़ा सा ओवरव्यू जो है बस मेरे को देना है, तो भी लिख लें जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। वैसे चर्चा हमने CA फाउंडेशन में करी हुई है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। आखिर जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं और बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं।
लो जी, जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं और बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं एक बार लिख लेते हैं। कह रहे हैं टू और मोर प्रोडक्ट्स, टू और मोर प्रोडक्ट्स ऑफ equal importance, two or more product of equal importance produced simultaneously. Produce simultaneously from same production process, from same production process are called joint product, are called joint product. आप एक सामान बना रहे हो और एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से एक ही बारी में दो या दो से ज़्यादा सामान बन रहे हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और मैन्युफैक्चरिंग में एक साथ दो तीन सामान जो है बनते, जिसका एग्जांपल शायद स्कूल में आपने अगर पढ़ा होगा कि पेट्रोलियम निकालते समय, पेट्रोलियम अगर निकालते हैं तो उसमें क्या निकलता है, पेट्रोल भी निकल जाता है, डीजल भी निकलता है, केरोसिन भी एक साथ ही निकलता है। तो ऐसा कुछ स्कूल में केमिस्ट्री में जो है आपने पढ़ा होगा। तो ऐसा कुछ होता था कि पेट्रोलियम निकालते समय प्रोडक्शन क्या है, पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब भी पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर आपका शायद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब एक साथ जो है निकलता है। पेट्रोल भी मार्केट में बिकता है, डीजल भी मार्केट में बिकता है, केरोसिन भी मार्केट में बिकता है और तीनों से ही रेवेन्यू अच्छा आता है। ठीक है, पेट्रोल ज़्यादा महंगा है, डीजल कम महंगा है, पर मार्केट दोनों की ही सेलेबल वैल्यू अच्छी खासी है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट जो है कह देते हैं। इन सबको हम क्या बोल देते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट जो है हम कह देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें आगे लिखते हैं, फिर समझाता हूँ। और कह रहे हैं प्रोडक्ट रिकवर्ड, product recovered from material, product recovered from material discarded in the main production, in the main production process is known as byproduct. और कह रहे हैं अगर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि इनको बना रहे थे और उसमें से कुछ प्रोडक्ट निकले हैं, प्रोडक्ट रिकवर्ड फ्रॉम मटेरियल डिस्कार्डेड, एक स्क्रैप सा है। जैसे पेट्रोलियम में ही ऐसा कुछ पढ़ते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलती है और भी चुटपुट चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है आ जाती है। ऐसा कुछ आता है, शायद कुछ वैक्स भी जो है निकलती थी। तो मार्केट में इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ये आपकी कंपनी को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू दे रहा है, ये आपको करोड़ों का रेवेन्यू दे रहा है और इससे रेवेन्यू कितना आ रहा है, 2000 रुपये का। इससे रेवेन्यू कितना आ रहा है, मे बी 5000 का, मे बी 1 लाख का। यहाँ कितना रेवेन्यू आ रहा है, इससे रेवेन्यू आ रहा है 500 करोड़ का, इससे रेवेन्यू आ रहा है 200 करोड़ का, इससे भी आ रहा है 100 करोड़ का, और इससे रेवेन्यू कितना आया, 2000 का या 5 लाख का, मे बी 2 लाख रुपए का रेवेन्यू आया। तो जब कंपेयर करें तो ये 500 करोड़ 200 करोड़ में 2000 5000 की कोई वर्थ नहीं है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये मेरा कोई मेन प्रोडक्ट नहीं है, ज़बरदस्ती निकल गया, हमने बेच दिया, तो ये क्या है, आइडली रद्दी की तरह ही काम जो है मेरा करता है। तो हमने कहा ये मेरा क्या है, बाय प्रोडक्ट। कह रहे प्रोडक्ट मिला तो है फ्रॉम द मटेरियल डिस्कार्डेड इन द मेन प्रोडक्शन प्रोसेस। जब भी हम काम कर रहे थे पर्पस क्या था, पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा निकले, पर्पस क्या था, डीजल ज़्यादा से ज़्यादा निकले, पर्पस क्या था, केरोसिन ज़्यादा से ज़्यादा निकले। पर इस बीच में कुछ छोटी मोटी चीज़ें और निकल गई, कुछ छोटी मोटी चीज़ें और निकल गई। अब निकली है, हमने मार्केट में बेच दिया, पर मेरा कोई पर्पस नहीं था इनको निकालने का। अब निकली है,
मैंने बेच दिया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट जो है हम क्या है देते हैं। इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट जो है हम क्या है देते हैं। कंफर्टेबल है, लो जी। और अब इसी की वैल्यूएशन को समझना है कि इसकी वैल्यूएशन कैसे करें। तो सिंपल सी बात है, बाय प्रोडक्ट की वैल्यूएशन कैसे होगी, ये रद्दी है, रद्दी की तरह चलेगा, तो बस इसकी जो भी स्क्रैप वैल्यू होगी उसको क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से माइनस कर दोगे। तो हमने कहा इस सब की प्रोडक्शन में जितने रुपए खर्च हुए इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ये वाला जो भी अमाउंट है हम क्या मान के चलते हैं, ये रद्दी है, बस माइनस जो है कर देंगे। और जो नेट कॉस्ट आएगी उसको पेट्रोल, डीजल और केरोसिन में क्या करना है, एलोकेट जो है अपने को करना है। कुछ को बात समझ आती है। फिर से ये पूरा एक चैप्टर है, इतना आसान नहीं है, पूरा एक चैप्टर है, पर क्योंकि अब क्या है इंटर में सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड जो है अपने जो है चलेंगे, तो इसलिए जब कॉस्टिंग पूरा हो जाएगा तो इसको आप बहुत अच्छे से अप्रिशिएट जो है कर लेंगे। और जब ये पूरा हो जाएगा तो कॉस्टिंग में जब पढ़ेंगे तो दोनों को इंटर रिलेट साथ साथ जो है करते चले जाएंगे। चलो जी, तो एक बार लिख लेते हैं। कह रहे हैं द कॉस्ट, हाँ जी, द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स, the cost of joint products should be allocated, the cost of joint product should be allocated on products on a rational basis। ES2 ने इतनी सी बात लिखकर छोड़ दी। और ये रैशनल बेसिस क्या होगा, पूरा एक चैप्टर है आपका कॉस्टिंग के अंदर, इसमें पढ़ेंगे। तो ES2 ने इतनी सी लाइन जो है लिखी, ऑन सब रैशनल बेसिस, फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू। बहुत सारी मेथड हैं, जिन बच्चों ने कॉस्टिंग पढ़ लिया है उनको सारे मेथड याद होंगे। फिजिकल आउटपुट मेथड था, उसके बाद सेल वैल्यू मेथड है, NRV मेथड है, बैकवर्ड मेथड है, बहुत सारे मेथड हमने कॉस्टिंग में जो है पढ़े। तो जिन्होंने कॉस्टिंग पढ़ लिया वो इसको अप्रिशिएट कर सकते, जो नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, अभी ज़्यादा जो है इस पर चर्चा नहीं करते। और आगे लिखिए, और कह रहे हैं बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट्स आर वैल्यूड, बाय प्रोडक्ट आर वैल्यूड एट NRV। और जो बाय प्रोडक्ट है उसकी हम कॉस्ट निकालते ही नहीं है, वो तो क्या है, एक स्क्रैप की तरह चलता है। आर वैल्यूड एट NRV एंड जर्नली इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स। और तभी CA फाउंडेशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बार बार जो है याद करते जाओ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में याद करें, डेबिट साइड में क्या था, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, फिर मटेरियल, लेबर एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड। क्रेडिट साइड में याद करो तो क्या था, एक बाय सेल ऑफ स्क्रैप होता था, वो आई होप समझ आ गया। बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट होता था, वो आपको समझ आ गया। फिर क्या होता था, बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होता था, और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है आपकी आ जाती थी। इसलिए मैंने कहा उस समय फाउंडेशन में जब पढ़ाया था तब मैंने लिखवाया था इंटर में, और अच्छे चर्चा जो है करेंगे। इसलिए हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपका जो है बाय प्रोडक्ट की बात करें उसकी भी स्क्रैप वैल्यू डालकर छोड़ देते हैं, और आपका जो नॉर्मल स्क्रैप वैल्यू होती है वो डालकर जो है छोड़ देते हैं। ठीक है जी, चलो इसी पर अब सवाल जो है कर लेते हैं। तो भाई अगला सवाल एग्जाम्पल नंबर कौन सा आएगा, 18। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 18 पर जो है आ जाते हैं। तो लो जी, कह रहे हैं टू प्रोडक्ट्स X and Y are produced by incurring following cost।
बाय इनकरिंग फॉलोइंग कॉस्ट। कह रहे जी एक्स और वाई बनाने में मटेरियल हमारा लगा कितना जी 10,000 रुपये, उसमें कुछ हमारी लेबर इनकर हुई कितने जी 6,000 रुपये, कुछ हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर हुए हाँ जी कितने 5,000 रुपये, कुछ हमारे फैक्ट्री ओवरहेड हमारे इनकर जो है हुए कितने जी 5,000 रुपये। तो भाई 5,000 रुपये फैक्ट्री ओवरहेड हमारे जो है इनकर हो गए, हमारे फैक्ट्री ओवरहेड इनकर जो है हमारे हुए। और अब कह रहे हैं यूनिट प्रोड्यूस्ड, हाँ जी यूनिट प्रोड्यूस्ड हमने कहा एक्स कितना है 200 यूनिट और y कितना है 800 यूनिट, और इससे x के 200 यूनिट बने और y के 800 यूनिट जो है ये हमारे जो है बन गए। और ऐसी बात करें हमने कहा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस x की है कितनी ₹100 पर यूनिट और y है ₹50 पर यूनिट। ठीक है जी। और कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक x की बात करें लास्ट में 50 यूनिट x के बचे हैं और y के 70 यूनिट जो हैं बचे हैं। और सवाल इतना ही है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, सवाल इतना सही है, जो 50 यूनिट और 70 यूनिट बचे हैं उसकी वैल्यूएशन जो है अपने को जो है कर बतानी है। ठीक है जी, करें शुरू। लो जी, तो वही हमने कहा इसकी वैल्यूएशन करनी है, तो एक तरीका जो AS2 ने कहा हम उसी के हिसाब से चलेंगे। हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू पर जो है हम एलोकेट करेंगे। तो हमने कहा मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 21,000, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 21,000, उससे कितने यूनिट बने 200 और 800 कितने बने जी 1000। पर इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इन यूनिट पर एलोकेट करो, एक रेशो निकालना है। रेशो क्या निकालना है सेल्स वैल्यू का, तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो सेल वैल्यू आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो सेल वैल्यू आ जाएगी। इस रेशो में इसको एलोकेट जो है अपने को करना है, तो x की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, y की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, उससे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो है अपने को करनी होगी। करें जी शुरू। चलो जी, तो भाई चेक करके देखें। तो हमने कहा लिख लेते हैं आंसर। लो जी, हमने कहा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाँ जी वो कितना है, हमने कहा जी 10,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गई 21,000। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गई जी 21,000। ठीक है जी, 10,000 6,000 और 5,000। इसको अब अपने को एलोकेट करना है सेल वैल्यू पर, तो मुझे बता सकते हो सेल वैल्यू x की कितनी है, हाँ जी x के कितने यूनिट हमने बनाए 200, कितने पर बिकेंगे 100 रुपये के हिसाब से कितना आ गया 20,000। हमने कहा y की सेल वैल्यू कितनी है, हमने कहा 800 यूनिट बने हैं किस पर जी 50 पर बिक सकता है, तो इसकी सेल वैल्यू कितनी है 40,000। तो इसका मतलब 21,000 को किस रेशो में डिवाइड करना है 20,000 इज टू 40,000, 2:4 1:2 में अपने को डिवाइड जो है करना है। तो आगे लिखें एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड कंप्यूटेशन
ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। लो जी, तो बता सकते हो प्रोडक्ट एक्स को बनाने में कितनी कॉस्ट माने, तो हमने कहा जी 21,000 की टोटल कॉस्ट थी एक्स और वाई की, तो उसमें एक्स का खर्चा कितना, हमने कहा 60,000 इंटू में 20,000। बताओ जी कितना आ रहा है, कितना, $7,000। कितना आया जी, 7,000। हमने कहा यूनिट प्रोड्यूस्ड, और कितने यूनिट बने एक्स के, एक्स के कितने यूनिट बने, 200। तो हमने कहा कॉस्ट पर यूनिट, तो एक्स को बनाने की कॉस्ट कितनी पड़ी जी, हमने कहा 7,000 डिवाइड बाय 200, कितना आ रहा है जी, 35 रुपये, 35 पर यूनिट हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम मानेंगे। ऐसे ही प्रोडक्ट वाई, बताएं जी प्रोडक्ट वाई की बात करें, टोटल खर्चा कितना था 21,000, हमने कहा सेल्स के रेशियो में अपन चल रहे हैं, तो प्रोडक्ट वाई की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आएगी, 14,000। आई होप ये समझ आ रहा है। ये 60,000 कहाँ से आया, मैंने दोनों का टोटल किया है। तो रेशियो चैप्टर आपको पता ही है, तो भाई 20:40 के रेशियो में हमने किया, 1:2 भी करोगे ऐसे निकाल लोगे। हमने कहा यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितने यूनिट हमने बनाए इसके, 800। तो बताओ जी कॉस्ट पर यूनिट, तो भाई 800, आई एम सॉरी 14,000 डिवाइड बाय 800 कितने रुपए का पड़ रहा है, 17.50 पर यूनिट। तो x को बनाने का खर्चा कितना, 35 रुपये मानेंगे, y को बनाने का खर्चा 70.5 रुपये। AS2 सिर्फ इतनी सी बात करें, इनकी बात नहीं कर रहा, तभी मैंने कहा ये सब अलग अलग चैप्टर्स पढ़ोगे। AS2 तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं, और अब AS2 क्या कह रहा है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो अब AS2 क्या कह रहे हैं, लो जी x की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, हाँ जी क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है 50 यूनिट, और y का कितना है 70 यूनिट। तो क्लोजिंग स्टॉक x का कितना है 50, y का कितना है 70। अब कह रहे हैं इसकी वैल्यूएशन कर दो इनकी कॉस्ट पर, तो यहाँ पर कितना आएगा 35 रुपये, यहाँ पर कितना आएगा 17.5 रुपये। तो बता सकते हो x की वैल्यूएशन कितनी 1750, y की वैल्यूएशन कितनी 1225, टोटल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी 2975 जो है ये आपका जो है आ जाएगा, 2975 जो है ये आपका जो है आ जाएगा। आई होप क्या ये बात क्लियर है। चलो जी इसी में एग्जाम्पल नंबर 19, लो जी आराम से चेक करें, इसी में अब आप सोच के बताएं। एग्जाम्पल नंबर 19 कह रहे हैं अज्यूम इन, एग्जाम्पल नंबर 18, हाँ जी अज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 18। अब आप मुझे सोच के बताएं, कह रहे हैं सेलिंग प्राइस ऑफ x and y are not given, selling price of x and y are not given। आप इस सोच के बताएं AS2 ने क्या कहा वो मैंने आपको दिखा दिया। AS2 ने कहा जॉइंट प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है किसी भी रैशनल बेसिस पर कर दो, किसी भी रैशनल मतलब किसी भी लॉजिकल बेसिस पर आप एलोकेट कर देना। एक एग्जांपल जो AS2 क्या दे रहा है, अगर सेल वैल्यू गिवन हो उसके रेशियो में कर देना, अगर सेल वैल्यू गिवन हो उसके रेशियो में कर देना। अब अगर सेल वैल्यू ना गिवन हो, अब आप बताओ आपके हिसाब से लॉजिकली इस 21,000 को मुझे एलोकेट करना है x और y में,
अगर सेल वैल्यू गिवन होती जो सवाल में दे दिया, अब मैं एक्सट्रीम क्वेश्चंस करा रहा हूँ, पेपर वैसे सेल वैल्यू गिवन होगी। अब अगर सेल वैल्यू ना गिवन हो तब क्या करें? क्या अब इसको आधा आधा बांट दें? एनआरवी, एनआरवी के लिए तो सेल वैल्यू चाहिए होती है ना, लाइक रट्टा मारा हुआ है। अगर एनआरवी तो तब निकालूंगा जब सेल वैल्यू गिवन होगी, सेल वैल्यू तो गिवन ही नहीं। हाँ जी, तो बच्चे कह रहे हैं सर इसको अब यूनिट के बेसिस पर कर लेते हैं सर, अब 200 और 800 के रेशियो में जो है कर लेते हैं। ठीक है, कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं? कई सारे बच्चे। तो सेकंड ऑप्शन यही आता है। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं तभी पूरा एक चैप्टर है जो कॉस्टिंग में पढ़ोगे कि अगर यूनिट भी ना गिवन हो तो किससे करें, सेल वैल्यू ना गिवन हो किससे करें, सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन हो किससे करें, बहुत सारे मेथड जो है आ जाएंगे, पूरा एक चैप्टर है। पर फिलहाल पेपर में मान कर चलता हूँ सेल वैल्यू गिवन होगी, पर जो भी एक्सट्रीम है वो भी मैं आपको कराता जो है जा रहा हूँ। तो भाई अगर सेल वैल्यू ना गिवन हो तो हम यूनिट के बेसिस पर जो है कर सकते हैं। तो लो जी लिख लो। हाँ जी, इन द एब्सेंस ऑफ आंसर, in the absence of sale price, लो जी, in the absence of sale price it is recommended। अब हम रिकमेंड कर रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। इट इज रिकमेंडेड टू एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट, allocate the joint cost on the basis of unit produced, on the basis of unit produced। हाँ, ऑनलाइन भी सब बच्चों ने यही आंसर जो है दिया। तो इसलिए कोशिश करें लॉजिकली, AS2 ने इतनी सी बात करी, कोई भी लॉजिकल मेथड कर देना और उसके लिए फिर कॉस्टिंग का पूरा सब्जेक्ट आए, हम बता दें क्या क्या लॉजिकल जो है हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? लो जी, तो बाबू जी करके बताओ। तो आपने कहा जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वही सेम, हमने कहा मटेरियल के 10,000, लेबर के 5,000, फैक्ट्री ओवरहेड के, लेबर के 6,000, फैक्ट्री ओवरहेड के 5,000, टोटल कितना हुआ? 21,000। हमने कहा जी यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड, हमने कहा एक्स के कितने यूनिट बने जी? 200, वाई के कितने बने जी? 800, टोटल कितना हो गया? 1000। टोटल कितना हो गया जी? 1000। अब इस रेशो में करना है 200:800 या 2:8 या 1:4, जैसा आपका मन करे। तो लो जी फिर आगे आ जाओ। तो हमने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, हाँ जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, तो हमने कहा 21,000 से 1000 यूनिट बने, तो बताओ 200 की कॉस्ट कितनी, कितना आ रहा है जी? 4200। तो हमने कहा जी 200 की कॉस्ट कितनी? 4200। और हमने कहा यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितने हैं? 200। तो हमने कहा कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? हमने कहा 4200 डिवाइड बाय 200 कितना? 21 रुपये। तो आपने कहा जी 21 रुपये पर यूनिट जो है आपका आ जाएगा। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वाई, हमने कहा 21,000 रुपये खर्च करके हमने रेशो बांटा, तो बताओ कितना आएगा? 16,800। कितना आया जी? 16,800। ठीक है जी। और यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितने हैं जी? 800। तो बताओ कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कितना? 16,800 से 800 यूनिट बने, कितना आएगा? 21 रुपये। दोनों में सेम इस बार आएगा क्योंकि यूनिट के बेसिस पर ही था। और हमारा पर्पस क्या है? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
और अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। बताएं जी एक्स और वाई। एक्स के कितने यूनिट बच गए थे लास्ट में 50, वाई के कितने 70, और अब दोनों को ही 21 रुपये से मल्टीप्लाई करो। बताओ जी एक्स का कितना आएगा 1050, वाई का कितना आएगा 1470, टोटल कितना हो गया 2520 जो है आ जाएगा। टोटल कितना आ गया 2520 जो है ये आपका आ जाएगा। आई होप अच्छे से कर पा रहे हो। ठीक है जी, चलो खेल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 लो जी चेक करें। एग्जाम्पल नंबर 20 करें अज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 18। उसी को बेस लेकर चलते हैं। अज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 18 कह रहे हैं अ बाय प्रोडक्ट। अब बाय प्रोडक्ट भी ले आते हैं। कह रहे हैं अ बाय प्रोडक्ट Z was a byproduct Z was also produced। और कह रहे हैं कितने, हमने कहा यूनिट्स 500 रुपये। यूनिट कितना जी 500 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है ₹10 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है जी ₹10 पर यूनिट। और कह रहे हैं सेलिंग एक्सपेंसेस वो कितना है ₹1 पर यूनिट। तो भी कह रहे हैं 10 रुपये का बिकता है पर 1 रुपये बेचने में भी जो है लग जाते हैं। और कह रहे हैं द कंपनी एक्सपेक्ट टू अर्न अ प्रॉफिट। कंपनी एक्सपेक्ट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹3 पर यूनिट ऑन sale of such byproduct। on sale of such byproduct। लो जी अब क्या कह रहे हैं कि जी x और y तो अपन बना ही रहे थे, साथ में z भी जो है बनकर आ गया। साथ में z भी जो है बनकर जो है आ रहे। कितने यूनिट आ रहे हैं जी 500 यूनिट आ रहे हैं। 10 रुपये बिकता है पर 1 रुपये तो खर्चा होता है। तो कितने बिकता है नेट 9 रुपये में बिकता है। तो हमने कहा 500 इंटू में 9 रुपये 4500 रुपये की कमाई जो है ये आपकी हो रही है। 4500 की कमाई हो रही है। और वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या है हमारा बाय प्रोडक्ट है। ये मेरा क्या है बाय प्रोडक्ट जो है आ रहा है। बाय प्रोडक्ट क्यों आ रहा है, हमने कहा ऊपर अगर चेक करें तो भाई ऊपर अगर चेक करें तो हमने कहा x की सेल वैल्यू कितनी है 20,000, y की सेल वैल्यू कितनी है 40,000। ये 20,000 40,000 के उसके सामने जो z है वो सिर्फ 4500 रुपये जो है दे रहा है। तो उन्हें कहा छोटा मोटा अमाउंट है भाई, जहाँ पे हम 20,000 40,000 की बात कर रहे हैं तो इन्हें कहा हम इसको क्या मान के चलें बाय प्रोडक्ट जो है हम मानकर चल रहे हैं। ठीक है जी, तो बताओ बाय प्रोडक्ट का क्या करना है, हमने कहा कॉस्ट में से ही माइनस जो है अपन को करना है। कॉस्ट से ही क्या करेंगे अपन माइनस जो है कर देंगे। चलो तो भाई इसको ही फटाफट से कर लेते हैं। तो बताएं जी हमने कहा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लो जी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो हमारी कितनी है 21,000। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 21,000। और अब बाय प्रोडक्ट का क्या करना है, हमने कहा लेस करना है क्या एनआरवी। एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट। हमने कहा हमें एनआरवी बाय प्रोडक्ट की माइनस करनी है। 10 रुपये बिकता है 1 रुपया खर्चा होता है। तो एनआरवी कितनी नेट रिलायजेबल 9 रुपये। 500 यूनिट बन रहे हैं तो कितना 4,500 रुपये जो है ये मेरा बिक जाएगा। तो नेट मेरा कितना आ गया
हाँ जी, नेट कितना आया 16,500। तो नेट हमारा कितना आ गया जी 16,500। सिंपल सिंपल सा काम है। तो सर इस लाइन का क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, कह रहे हैं कंपनी सोच रही है इतना प्रॉफिट कमाएगी। एक वर्ड है प्रॉफिट, ये क्या होता है एनआरवी। एनआरवी का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कितना कैश आएगा। प्रॉफिट चीज़ अलग होती है, एनआरवी चीज़ अलग होती है। आई होप ये पता होगा। एनआरवी और प्रॉफिट चीज़ अलग है। प्रॉफिट तो क्या होता है टोटल से, आप कैसे कमा लें, एनआरवी में से अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी माइनस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट जो है आता है। एनआरवी तो क्या है, सेल में से सेलिंग एक्सपेंस माइनस करा, ये एनआरवी आएगा। एनआरवी में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब माइनस करोगे तो प्रॉफिट जो है आ जाते हो। तो यहाँ पे एनआरवी की बात चल रही है, हम प्रॉफिट पर कोई चर्चा जो है नहीं करते। ठीक है जी, आई होप ये बात ठीक चल रही है। तो हमने कहा एनआरवी अपने को क्या करना है, माइनस करना है। वो कितना आया 16,500। ये नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ गई 16,500। अब इसको एलोकेट करना है, किस में एलोकेट करना है, एक्स और वाई में। किस रेशो में करोगे, सेल्स के रेशो में। तो हमने कहा सेल वैल्यू, हाँ जी सेल वैल्यू एक्स की कितनी थी, हमने कहा 200 शायद 100 के हिसाब से थे कितना 20,000, और y कितना था शायद 850 के हिसाब से कितना 40,000। टोटल कितना था 60,000। तो मुझे अब 16,500 से कॉस्ट निकालनी है। तो हमने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। तो बताओ जी, अब वही सेम काम, अब मैंने कहा जी 16,500 का जो नेट खर्चा है उसको अब सेल्स रेशो में अपन डिवाइड जो है करेंगे। तो बता सकते हो कितना आएगा, कितना 5500। तो हमने कहा जी 5500 रुपये एक्स की कॉस्ट आई। एक्स के कितने यूनिट बनाए, यूनिट प्रोड्यूस्ड। बताओ जी एक्स के कितने यूनिट बने हैं 200। अब वही सेम काम कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट 5500 डिवाइडेड बाय 200। बताओ जी कितना आएगा 27.50। कितना आ जाएगा जी 27.50। और ऐसे ही हमने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वाई, हमने कहा 16,500 डिवाइड बाय 60,000 इनटू में 40,000। तो बताओ जी y पर खर्चा कितना 11,000। और वही चेक करो 5500 और 11,000 कितना हो गया 16,500। तो जो 16,500 है x और y में एलोकेट जो है अपन ने करा। और ध्यान से बताओ यूनिट प्रोड्यूस्ड, हाँ जी, और y के कितने यूनिट बने 800। तो बताओ जी कॉस्ट पर यूनिट, बताओ जी 800 यूनिट हमारे बने हैं, कितने रुपए लगे जी 11,000 डिवाइडेड बाय 800 कितना आएगा 13.75। कितना आया जी 13.75। क्या ये बात समझ आ रही है। और मेन काम हमारा जो है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बता सकते हो x और y। x के कितने यूनिट 50, y के कितने 70। x का प्राइस कितना 27.50, y का प्राइस कितना 13.75। बताओ जी तो x का कितना आएगा 1375, y का कितना आएगा 962.50। बताओ जी टोटल कितना आ गया 2337.50 जो है ये आपका जो है आ जाएगा। तो भाई चेक कर लें यहाँ तक किसी को अब कोई भी डाउट हो, सारा ठीक चल रहा है। चलो मेरे हिसाब से आज का आखिरी सवाल जो है बस कर लेते हैं और इस चैप्टर को अलविदा जो है कर लेते हैं। पेपर में 5 से 6 नंबर की मैं उम्मीद जो है करता हूँ। तो आपका 5 to 6% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है। मजाक मजाक में आपका पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कंप्लीट होता हुआ।
चलो जी, तो भाई आज का आखिरी सवाल बताएं जी, एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 21। चलो जी, तो भाई आज का आखिरी सवाल आप ही को करना है। उससे पहले एक बार पूछ लेता हूं, किसी को कोई भी डाउट हो, अभी आखिरी सवाल आपको जो है करना है, तो एक बार कोई भी मन में कोई भी दुविधा हो अच्छे से जो है पूछ लें। आखिरी सवाल, अगर ये सवाल आपने कर लिया तो AS2 बहुत अच्छे तरीके से आपका जो है हो जाएगा। अगर पेपर बहुत मुश्किल आया तो ये सवाल जो है आएगा। ऑनलाइन बच्चों किसी को कोई भी अगर डाउट हो, ऑफलाइन बच्चों किसी को भी डाउट हो, हाँ ऑनलाइन बच्चा पूछ रहा है आखिरी सवाल है तो कितने केसेस होंगे? एक ही केस है, बस एक ही सवाल है, छोटा सवाल। अगर वो बहुत मुश्किल आया तो वो मेरे को जो है मैं आपको दूंगा। करें शुरू? चलो, तो भाई अब ये सवाल आप अच्छे से करके बताना, ऑनलाइन बच्चे करें, कोई डाउट जो है नहीं है। ऑल सेट? चलो जी, तो आज का आखिरी सवाल AS2 का हमारा आखिरी सवाल, तो भाई लिख लें AB Limited produces AB Limited produces two product A and B। ठीक है जी, तो AB लिमिटेड दो प्रोडक्ट बनाते हैं A एंड B, और कह रहे हैं वाइल मैन्युफैक्चरिंग these products, comma a byproduct C is also produced। ठीक है जी, तो दो मेरे मेन प्रोडक्ट हो गए, एक मेरा बाय प्रोडक्ट हो गया। बाय प्रोडक्ट किस पर दिखाओगे? सिंपल NRV पर। क्या करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से माइनस करना है, और अब जो नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है AB में एलोकेट करोगे। अब आगे चलते हैं, कह रहे हैं कॉस्ट इनकर्ड। अब कितना हमारा खर्चा हुआ? कह रहे हैं जी 1000 यूनिट्स of raw material, 1000 unit of raw material at the rate of ₹50 each। तो एक तो 1000 यूनिट हम रॉ मटेरियल लेकर आए 50 रुपए के हिसाब से, तो कितना रॉ मटेरियल हो गया? 50,000। लो जी, उसके बाद फिर कह रहे हैं वेजेस हमारी हो गई है 4 लाख। फिर कह रहे हैं जी फिक्स्ड ओवरहेड और रेंट 3 लाख रुपए का, और कह रहे हैं जी वेरिएबल ओवरहेड्स, वो कितना जी 2 लाख रुपए का। तो फैक्ट्री का रेंट 3 लाख रुपए, बिजली का बिल 2 लाख रुपए जो है आया। अब कह रहे हैं देयर इज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 2000 यूनिट्स, और पहले से ही उम्मीद थी 2000 यूनिट हमारे खराब होंगे। whose scrap value is ₹4 per unit, जिसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 4 रुपये आपका जो है बिक जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अब कह रहे हैं आउटपुट। हाँ जी, अब कह रहे हैं जी आउटपुट एंड सेलिंग प्राइस are as follows। तो भाई आउटपुट और सेलिंग प्राइस कह रहे हैं जी प्रोडक्ट A, B और C। तो भाई A के प्रोडक्ट कितने बने?
4,000, बी के कितने बने जी 3,000 और सी के कितने बने 1,000। ए हमारा कितने बिकता है 200 रुपये पर यूनिट पर बिकता है, बी हमारा 300 रुपये पर यूनिट पर बिकता है, और सी क्योंकि बाय प्रोडक्ट है वो 10 रुपये में ही बिकता है। तो हमारे मेन प्रोडक्ट क्या है ए और बी, क्वांटिटी भी अच्छी है अमाउंट भी अच्छा है, सी क्वांटिटी भी कम है अमाउंट भी कम है, वो रद्दी के हिसाब से जो है चलता है। आई होप यहाँ तक सारा ठीक चल रहा है। फिर कह रहे हैं दी कंपनी नीड्स टू इनकर ₹2,000 ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट सी, और ये जो प्रोडक्ट सी है इसको बेचने में 2,000 रुपये और खर्च हो जाते हैं। कह रहे एंड इज एक्सपेक्टेड टू अर्न अ प्रॉफिट and is expected to earn a profit of ₹1,500 on above sale, और कह रहे उम्मीद है 1,500 रुपये हम इसमें कमा लेते होंगे। और कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी कह रहे हैं जी क्लोजिंग स्टॉक प्रोडक्ट ए वो कितना है जी 800 यूनिट, और प्रोडक्ट बी वो कितना है 500 यूनिट, और लास्ट में ए और बी 800 और 500 यूनिट जो हैं बच गए हैं। और आपसे बस ये कह रहे हैं कंप्यूट, छोटा सा सवाल, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई कह रहे हैं जो स्टॉक बच गया है इसकी वैल्यूएशन जो है आप कर दें। लो जी इसकी वैल्यूएशन जो है आप कर दें, ठीक है। पेपर में अगर आएगा 6 नंबर का सवाल जो है ये बनना चाहिए। 6 नंबर का सवाल 12 मिनट आपके पास जो है होंगे। तो भाई 6 नंबर का सवाल 12 मिनट जो है वो आपके पास जो है होंगे। हाँ जी सबसे पहले क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ बच्चों के चेहरे मेरी की तरफ देख रहे हैं, सर आप ही कराओ। इतनी मासूमियत से आप मुझे समय देख रहे होते हैं कि सर आप ऐसे में बीच में मत छोड़ो, हम तो आपके भरोसे ही बैठे हैं, पेपर में मैं थोड़ी हूँगा। स्टेप बाय स्टेप पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो। हाँ जी सबसे पहला काम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालें। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आएगी, नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना 9,50,000। एक आंसर आ रहा है 9,50,000। नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी जो है आएगी 9,34,000। मैंने शायद कुछ गलत तो नहीं लिख दिया ऊपर। ओहो इसको 10,000 कर लो। है हाँ चलो। हाँ मैंने कहा मेरी आंसर के साथ मैच क्यों नहीं हो रहा। 10,000 यूनिट कर लो, 50 के हिसाब से वो 5 लाख हो जाएगा। ठीक है अब बता दें। ठीक है मेरे पार्ट पे गड़बड़ हो गई।
हाँ जी, तो जो भी आपका आंसर था उसमें 4.5 लाख ऐड कर लो। हाँ जी, क्योंकि आपका आंसर सही आ जाएगा, मेरे लिखवाने में ही गलती जो है हो गई। हाँ जी, अब बता दी कितना आ रहा है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा। एक आंसर आ रहा है 13,84,000, यही आ रहा है। चलो जी, कैसे निकाला आपने कहा जी रॉ मटेरियल। हाँ जी, रॉ मटेरियल कितना है 5 लाख, रॉ मटेरियल कितना है 5 लाख। उसके बाद वेजेस, वेजेस हमारे पास कितनी है 4 लाख। उसके बाद अब ध्यान से बताओ फिक्स्ड ओवरहेड। हाँ जी, ध्यान से बताएं फिक्स्ड ओवरहेड कितने डालें, फिक्स्ड ओवरहेड कितने डालें। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड कितना डालें। सवाल में कुछ भी गिवन नहीं, तो क्या मानकर चलें जितना सोचा था उससे ज़्यादा लग रहा है या उससे कम बन रहा है। हाँ जी, सवाल में कुछ गिवन नहीं, नॉर्मल कैपेसिटी गिवन है, तो क्या मान के चलें जितना सोचा था उतना ही बना होगा या उससे ज़्यादा बना होगा या उससे कम बना होगा। जितना सोचा उतना ही बना होगा, तो अगर जितना सोचा उतना ही बना है तो फिक्स ओवरहेड कितने जाएंगे, पूरे पूरे चले जाएंगे। वो कितने 3 लाख। अगर ज़्यादा होता कम होता तो अपन चेंज करते, अगर ज़्यादा होता पूरा जाता, अगर कम होता तो जितना कम होता वो पीएनएल में जाता, तो अभी तो हमारा एग्जैक्टली आया। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड जितना सोचा उसके हिसाब से कितना जाएगा 2 लाख। हाँ जी, कितना आ गया जी 2 लाख। ये टोटल कितना हुआ 14 लाख। इसमें से अब क्या माइनस करना है, दो चीजें माइनस करनी है। पहला लेस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। एक तो जो नॉर्मल लॉस है वो सवाल में कितना गिवन है, सवाल में कह रहे हैं 2000 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से। तो भाई 2000 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से कितना 8000, ये मेरा नॉर्मल लॉस हो गया। ये माइनस करेंगे, और भी कुछ माइनस करना है। हाँ जी, हमने कहा और क्या माइनस करना है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो जी बाय प्रोडक्ट की एनआरवी, स्क्रैप भी नहीं कहूंगा यहाँ पे, उसको एनआरवी कह दूंगा, एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट। हमने कहा एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट। एनआरवी कैसे निकलती है, ये सामान कितने में बिक रहा है 1000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से, 1000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से, और इसको बेचने पर खर्चा कितना आएगा 2000 रुपये हम खर्च करेंगे। बेचने में खर्चा कितना होगा 2000 रुपये अपन खर्च करेंगे। तो यहाँ पर 2000 माइनस करो, कितना आया जी 8000, कितना आया जी 8000। ठीक है जी, और अब ध्यान से मुझे बता दें नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बताएं जी नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना 13,84,000। नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने कितना बताया था, हाँ जी बिल्कुल सही जो है बताया। कितने बच्चे यहाँ तक निकाल पाए, हाँ जी ऑलमोस्ट सारे बच्चे निकाल पा रहे हैं। जो नहीं निकाल पाए एक बार पूछ लें, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो। अच्छे से कर लिया। तो हमने कहा इतना मेरा खर्चा हुआ, दो चीज़ें माइनस करनी है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस और जो भी मेरा बाय प्रोडक्ट है उसकी एनआरवी माइनस जो है करेंगे। अब ध्यान से बताओ, अब मुझे क्या करना है नेट, अब मुझे क्या करना है, ये जो कॉस्ट है किस में बटेगी ए और बी में, किस रेशो में बांटोगे सेल्स वैल्यू में। तो भाई अब सेल वैल्यू निकालते हैं। तो अगला काम क्या करना है, हमने कहा सेल वैल्यू, बताओ जी सेल वैल्यू ए और बी की, ए और बी की सेल वैल्यू पर जो है आ जाते। ए के यूनिट कितने हैं 4000 और बी के यूनिट कितने हैं 3000। ए के यूनिट कितने 4000, बी के कितने 3000।
ए और बी के इतने यूनिट हैं और सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, ए का कितना है 200, बी का कितना है 300। तो जल्दी से बताओ ए की सेल वैल्यू कितनी 8 लाख, बी की सेल वैल्यू कितनी है 9 लाख, टोटल कितना आ गया जी 17 लाख। आई होप यहां तक सब सही पहुंच गया। तो भाई 17 लाख की सेल वैल्यू आई। अब मुझे क्या करना है, एलोकेट करना है, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट बिटवीन ए एंड बी। अब एलोकेट करना है कितनी कॉस्ट, 13,84,000 किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो बताएं जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए, प्रोडक्ट ए की अगर बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी, हमने कहा जी 13,84,000 डिवाइड बाय 17 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 लाख। हाँ जी बता सकते हो कितना आएगा, 6,51,294 और हमने का पॉइंट छोड़ सकते हैं यूनिट प्रोड्यूस्ड। और कितने यूनिट बने हमारे जी 4000। तो हमने का कॉस्ट पर यूनिट, तो भाई 651,294 डिवाइड बाय 4000। अब मेरे को 2 डेसिमल तक बता देना, 162.82, 162.82 कंफर्टेबल है। और ऐसे ही फिर आगे आ जाओ, हमने कहा जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, और बी की प्रोडक्शन कैसे निकालोगे, 13,84,000 डिवाइड बाय 17 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना जी 9 लाख, मल्टीप्लाई कितना जी 9 लाख। तो बताएं जी y का कितना आ रहा है, आई एम सॉरी b का कितना आ रहा है, 7,32,706। कितना आया जी 7,32,706 यूनिट प्रोड्यूस्ड। हाँ जी कितने हैं यूनिट प्रोड्यूस्ड, 3,000। कितने यूनिट प्रोड्यूस, तो कॉस्ट पर यूनिट वो कितना आया 732,706 डिवाइड बाय 3,000। तो बताओ जी कितना आ रहा है 244.24, 244.24। और खेल इतना सही है, कुल मिला के इतना ही खेल खेलना है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लो जी चेक करें, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, ए और बी के कितने कितने यूनिट बच गए हैं, 800 और 500। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 800 और 500, 800 और 500। लो जी, और ए की कॉस्ट कितनी है 162.82, बी की कॉस्ट कितनी है 244.24। लो जी मल्टीप्लाई करके बताएं, 1,130,256। ऑनलाइन भी यही आंसर आ रहा है 1,30,256। बी का कितना कितना है 122,120। ऑनलाइन भी यही आंसर जो है आ रहा है। और टोटल मुझे बता दें 252,376, 252,376। ऑनलाइन ने भी यही आंसर जो है दे दिया है। ठीक है जी। लो जी इसी के साथ कुशलतापूर्वक हमारा पहला चैप्टर
या फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमारा कंप्लीट जो है हुआ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने आप में 80 नंबर तक जाना है, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 5 से 6 नंबर की वेटेज जो है देकर चलता हूँ। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1-1, 2-2 नंबर के भी होंगे, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 नंबर के भी हैं, पर AS2 में मानकर चलता हूँ 5 से 6 नंबर तक का जो है ऑन एन एवरेज आना चाहिए। कम भी आता है, ज़्यादा भी आता है, ऑन एन एवरेज 5 से 6 नंबर मानकर चलता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ इसके साथ आपका 5 to 6% सिलेबस भी जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक सारी बात समझ आ गई। पहले तो इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? हाँ भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी के मन में कोई भी दुविधा हो? कंफर्टेबल है? चलो जी, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और आज से अब आपका होमवर्क शुरू हो जाएगा। तो भाई आई होप आपके पास एक पतली पतली किताब होगी। हाँ जी, एडवांस अकाउंट्स वॉल्यूम 1A आप सबको किताब मिल गई होगी। तो जी अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। किताब कैरी करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको यहीं पर डिस्प्ले में दिखाता हूँ। अब आज से क्या करना है, आपको फर्स्ट किताब मिली होगी, बहुत सारी किताबें आपको मिलनी है। दिस इज वॉल्यूम 1A। अभी आपको वॉल्यूम 1A जो है दिया है, तो 1 के भी 2 पार्ट है, 1A और 1B। उसके बाद वॉल्यूम 2 मिलेगी, वॉल्यूम 3 मिलेगी, वॉल्यूम 4 मिलेगी, वॉल्यूम 5 मिलेगी, और भी शायद और कितनी वॉल्यूम मिलेगी, 5 तो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, 6th अगर मेरी बन जाएगी वो भी जो है पकड़ा दूंगा। ठीक है, तो मान के चलें 5 वॉल्यूम जो है आपको जो है मिलनी है। ठीक है, 5 वॉल्यूम जो है मिलेगी, जिसमें वॉल्यूम 1 के 2 टुकड़े कर रखे हैं, वॉल्यूम 1A और 1B। अब किताबों को कैसे करना है उस पर चर्चा कर लेते हैं। वॉल्यूम 1 में सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये जो टेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिलहाल नहीं पढ़ना। ठीक है, फिलहाल इसको जो है नहीं पढ़ना। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट में, जैसे फाउंडेशन आपने मुझसे पढ़ा हुआ है, ये लास्ट में जो है पढ़ेंगे। अभी फिलहाल क्या करना है आपको, अब ध्यान से चेक करें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है गिवन है, और हमारा सिस्टम क्या रहता है, सिस्टम इतना सा है, ये सब पेपर का लेवल है। ठीक है, तो आपको आज से डेली सिर्फ एक सवाल करना है। तो आज का होमवर्क क्या है, सिर्फ क्वेश्चन 1 पढ़ना अच्छे से और इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, आपको एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना होगा। ठीक है, एक रजिस्टर जो आपको इस समय बना है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, कंसेप्ट रजिस्टर। एक रजिस्टर जिसमें अभी मैं क्लास में सवाल करा रहा हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ, कंसेप्ट रजिस्टर। ये रजिस्टर अपना अलग से संभाल लेना, ये रजिस्टर फाइनल में बहुत काम जो है आएगा। फाइनल में भी यही मुझे फिर से जो है पढ़ाना है। ठीक है, जो फाउंडेशन पढ़ाया उसी कंटिन्यूटी इंटर में है, इंटर में जो पढ़ा है यही मेरे को फाइनल में जो है आपको पढ़ाना है। तो इसको बहुत अच्छे से आप जो है संभाल कर रखना। ये मेरा क्या है, कंसेप्ट रजिस्टर। अब एक सेपरेट रजिस्टर बनाना जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रैक्टिस रजिस्टर। ये तो लिखकर बाद में फाड़ के फेंक देना, इसकी अपने को कोई ज़रूरत जो है नहीं है। पर इसमें करना क्या है, आपने पहला सवाल पढ़ा और पढ़ने के बाद रजिस्टर में विद नीट हैंड राइटिंग, मुझे पता आपकी राइटिंग कहने की जरूरत नहीं कैसी आपकी होती है, पर हाँ जितनी सुंदर सुंदर राइटिंग से लिख सकते हो, नीट राइटिंग में विद प्रेजेंटेशन आप इसको लिखेंगे। लिखने के बाद प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर सॉल्यूशन से मैच कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा और यहीं पर चेक कर रहे हो, आपने वो रजिस्टर पे सॉल्व करोगे, उससे आपकी स्पीड बननी शुरू हो जाएगी। कितना टाइम कैसे लगता है आप रजिस्टर पर करोगे, और बाद में सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने दिया है, फिर चेक कर लेना क्या आपका आंसर इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। इतनी बात समझ आती है। ये आज का होमवर्क रहेगा, ऐसे ही ये आपका कल का होमवर्क रहेगा, ऐसे ही ये परसों का होमवर्क रहेगा। डेली का एक होमवर्क जो है करना है, डेली का एक होमवर्क करना है, एक्सेप्ट संडे। संडे को आपका वीकली ऑफ जो है रहता है, बस संडे को होमवर्क नहीं करना, बाकी सारे दिन आपको होमवर्क जो है करना होगा। बाकी सारे दिन आप होमवर्क करेंगे तो आप चेक करें, ये डेली का एक होमवर्क जो है करना है। और ये कितने सवाल आपको दे रखे हैं तो आराम से आप चेक करें।
ये सवाल मैंने दुनिया जहान के सवाल दे दिए हैं। इतने सवाल, ये शायद कितने हैं आपके इसमें 21 सवाल हैं, तो मतलब 21 दिन का आपको होमवर्क जो है दे दिया। तो आज से शुरू करके अगले 21 दिन डेली आप एक एक सवाल जो है करोगे। एक चीज़ तो ये, दूसरा पेपर आपका क्या है, सब्जेक्टिव भी है और MCQ भी है। इसको करने के बाद फिर आपको MCQ क्वेश्चंस भी दे दिए हैं और MCQ डेली आपको 5-5 करने हैं, ठीक है। जैसे फाउंडेशन में था सब्जेक्टिव एक एक सवाल करते थे, MCQ 5-5 करते थे, तो 5 सवाल MCQ के आपको जो है करने होंगे। तो 5 सवाल आज के हैं, 6 to 10 कल का रहेगा, 11 to 15 आगे रहेगा। ये सारे MCQ सवाल जो है ये मैंने आपको दिए हैं और ये सारे सवाल केस बेस भी है। स्टार्टिंग के थोड़े ईजी सवाल लें, पेपर के अंदर MCQ जो आते हैं, ग्रुप ऑफ MCQs भी आते हैं। जैसे आपके फाउंडेशन में क्या था, हर सवाल इंडिपेंडेंट था। इंटर में ऐसा नहीं होता। इंटर में क्या होता है, आपको एक पूरी स्टोरी जो है दे देते हैं और स्टोरी देने के बाद सीधा उससे 5 सवाल जो है करने होंगे या 2 सवाल 3 सवाल जो है करने होंगे। ऐसे भी आते हैं और इंडिपेंडेंट सवाल भी जो है आते हैं ठीक है जी। तो उसके बाद ऐसे 5-5 सवाल जो है ये आप जो है करते जाना। 5-5 सवाल ये सारे जो है आप करते जाना। ये सवाल कितने हैं, 48 सवाल है, मतलब 50 डिवाइड बाय 5 कर लें। 10 दिन में आपके MCQ जो है हो जाएंगे। 10 दिन में आपके MCQ हो जाएंगे। 21 दिन में आपके सब्जेक्टिव टेस्ट जो है हो जाएंगे। तो जब 21 डेज पूरे हो जाएं, जब 21 डेज पूरे हो गए, जब आपके सब्जेक्टिव सवाल पूरे हो गए, MCQ पूरे हो गए, उसके बाद फिर एग्जामिनेशन सवालों पर जो है हम आएंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन सवालों पर जो है आएंगे 21 दिन के बाद। तो 22nd डे आपको मई 2019 का ये 5 नंबर का सवाल है, ये पेपर का लेवल है, ठीक है। तो आपने पहले आपने किताब के सारे सवाल करे, MCQ करे, वो करने के बाद फिर इस सवाल को वही सेम कंसेप्ट रजिस्टर में नहीं, सॉरी प्रैक्टिस रजिस्टर पर इसको सॉल्व करके चेक करना। डेली का एक एक सवाल जो है करना होगा। मई 19 अगले दिन, अच्छा मई 19 में भी शायद 2 सवाल आए होंगे, तो मई 19 के ये 2 सवाल आपको जो है मतलब एक एक सवाल करना, फिर नवंबर 19 का एक सवाल करना है, फिर अगले दिन जो है जनवरी 21 का सवाल करना है, फिर उसके अगले दिन जो है जुलाई 21 का सवाल करना है, फिर उसके अगले दिन मई 22 का सवाल करना है, फिर उसके अगले दिन नवंबर 23 का सवाल जो है करना है। मैंने आपको नवंबर 23 तक का पेपर का पैटर्न इस किताब में जो है मैंने आपको दिया है, ठीक है सर। उसके बाद अभी तो कौन सा साल चल रहा है, 2025, तो सर उसके बाद 2024 और 2025 के सर सवाल क्या मिलेंगे, हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे, वो मेरा वॉल्यूम 5 में जो है आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, ये तो क्या है, ये आपके चैप्टर वाइज मैंने आपको सारे सवाल जो है मैंने आपको दिए हैं। उसके बाद फिर जो वॉल्यूम 5 है, आपको पता होगा आपका कोर्स जो बदला था 2024 से जो है कोर्स बदला है, तो 2024 से लेके 2025 तक के पूरे पास्ट एग्जामिनेशन पेपर जो हैं ये आपको वॉल्यूम 5 में जो है मिलेंगे, जिसमें फिर आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, पूरे पेपर की प्रैक्टिस जो है करनी है। पहले हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो गई फिर पूरे पेपर की प्रैक्टिस जो है करनी है। क्यों, इसमें स्टोरी क्या है, 2024 से पेपर का जो पैटर्न है ना वो थोड़ा सा चेंज जो है हो गया है। पेपर का पैटर्न कैसे चेंज हुआ, जैसे अभी क्या है MCQs जो आ रहे थे, पहले MCQs नहीं थे, तो अभी क्या है, मैंने आपको जो MCQs दे रहा हूँ ये अभी MCQs कौन से हैं, सिर्फ AS2 के हैं। अभी MCQ कौन से हैं, सिर्फ AS2 के हैं। पर पेपर में क्या आ रहा है, पेपर में जो केस स्टडी आ रही है उसमें अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिक्स होके जो है आ रहे हैं। तो AS2, AS10, AS16 मिलाकर एक सवाल बन रहा है। ऐसे मान लीजिए AS10, AS26, AS28 मिलाकर एक सवाल बन रहा है। इसलिए मेरी मजबूरी है, अभी मैं आपको MCQ दे नहीं सकता। अभी आपने क्या किया, सिर्फ AS2 पढ़ा है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको MCQ दिए, और जब इसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद फिर आपको वॉल्यूम 5 जो है मिलेगा। उसके बाद फिर आपको वॉल्यूम 5 जो है मिलेगा, जिसमें पूरे सब्जेक्ट के कंबाइंड MCQ जो पेपर एग्जामिनेशन है ये
प्लस सैम्पल पेपर्स, उसकी प्रैक्टिस जो है वो बाद में जो है आपकी चलेगी। आई होप क्या ये बात समझ आती है। तो आज से फिर से रिपीट कर देता हूँ, करना क्या है, एक तो 2 रजिस्टर अलग बना लेना, एक हमारा क्या चल रहा है कंसेप्ट रजिस्टर, ये तो बहुत अच्छे से जो है आप प्लीज़ रख लेना, ये सीए फाइनल तक काम जो है आएगा। फाउंडेशन का भी कंसेप्ट रजिस्टर प्लीज़ संभाल कर रखना, इंटर का भी संभाल कर रखना, फाइनल में सारी चीज़ें जो है अपने को चाहिए। फाइनल में तो जनरली बता रहा हूँ कुछ नया पढ़ना ही नहीं है, फाइनल के अंदर तो कुछ भी नहीं पढ़ना, फाइनल के अंदर तो मान के चलो 80% फाउंडेशन और इंटर ही रहेगा। फाइनल में तो 80% फाउंडेशन इंटर रहेगा और फाइनल में सिर्फ 20% कोर्स नया है। इंटर में तो कह सकता हूँ कोर्स नया है, फाइनल में कुछ भी नया ज़्यादा जो है नहीं मिलना, इसलिए फाउंडेशन इंटर अच्छे से कर लोगे, फाइनल तो कॉम्प्लीमेंट्री जो है रहता है। ठीक है, तो इसलिए कंसेप्ट रजिस्टर अच्छे से, दूसरा क्या बनेगा सेपरेट रजिस्टर जो है बनना है, और सेपरेट रजिस्टर में प्रैक्टिस पे रजिस्टर में आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव का डेली 1 सवाल करना है, एमसीक्यू के 5 सवाल जो है करने, एमसीक्यू के 48 सवाल हैं 10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, सब्जेक्टिव के 21 सवाल हैं 21 दिन में कंप्लीट होंगे। 21 दिन में जब कंप्लीट हो गया फिर एग्जामिनेशन सवाल में आओगे, ये भी 10-15 सवाल होंगे, तो आराम से 30 दिन का आपको 30-35 दिन का मैंने आपको होमवर्क इसका दिया है, और यही सेम स्टोरी हर चैप्टर में जो है चलती जाएगी। 30 दिन अच्छे से जब AS2 आप रिवाइज करोगे देन ट्रस्ट मी 30 दिन के बाद तो आपको AS2 अच्छे से हो जाएगा, और उसके बाद तो ओपन चैलेंज है, ये करने के बाद पूरे वर्ल्ड की जो किताब आपको उठानी हो आप उठा सकते हैं। ये मैं कहूँगा ओपन चैलेंज है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी AS2 से रिलेटेड अगर कोई सवाल है आप अच्छे से जो है कर लोगे। मैं तो इतना ओपन चैलेंज दे सकता हूँ, CA में, CS में, CMA में, ACCA में, USCPA में, कहीं पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से रिलेटेड अगर कोई सवाल आ जाए आप आराम से कर सकते हो, पर पहले मेरी किताब अच्छे से कर लो, कंसेप्ट रजिस्टर को अच्छे से कर लेना। ये सारे क्वेश्चन जब यहाँ तक सारे क्वेश्चन हो जाएं, उसके बाद अगर आपका कोई दोस्त कहीं और किसी टीचर से पढ़ रहा हो, किताब खोल कर देख लेना, मैं तो कह रहा हूँ कोई नया सवाल मिलना नहीं है, इतना ओपन चैलेंज है, नया सवाल जो है नहीं मिलना। अगर कोई नया सवाल होगा तो मोस्ट प्रॉबली इस ईयर का होगा, 2024 का होगा, जो मैं आपको वॉल्यूम 5 में जो है मैं आपको दूंगा, तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से जो है आ जाता है। कुल मिला के इतनी सी बात है, बस मेरी किताब अच्छे से कर लेना, उसके बाद पेपर में इसके बाहर कुछ भी जो है नहीं आता। लो जी, ऑनलाइन आई होप क्या ये बात क्लियर है, ठीक है जी। और सर ये जो सवाल करेंगे इसमें डाउट्स आएंगे, तो डाउट्स क्या क्या करेंगे वो आपको शायद फाउंडेशन आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको पता है, पीरियोडिकली हर 10 दिन के बाद मैं डाउट जो है लेता हूँ, तो 10 दिन के बाद जो है मैं आपके डाउट्स लूँगा। तो जिस दिन इन्वेंट्री के 10 सवाल हो जाए, जिस दिन 9th हो जाए उस दिन मुझे बता देना, तो एवरी 10th डे हम होमवर्क जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम अपना सेम रहेगा, तो आप आराम से करते हैं, 10 दिन में सब्जेक्टिव के 10 सवाल हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के आपके 10 दिन में आपके कितने हो गए, 10 × 5 50 जब पूरा आपका हो जाएगा, तो 10 दिन के बाद सारे MCQ एक साथ कर लेंगे और 10 सब्जेक्ट, हर 10 दिन के बाद हम जो है होमवर्क डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। लो जी, यहाँ तक अब किसी को कोई भी डाउट हो, बच्चा कह रहा है सर ऐप पर भी बुक अपलोड करवा दीजिए, मेरे हिसाब से अपलोडेड होगी, एक बार है ना टेक्निकल टीम को इन्फॉर्म कर देना। हाँ, जिनके पास भी किताब अगर नहीं पहुंची है तो आपको पता होगा इसकी सॉफ्ट कॉपी, हाँ जी, इसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे ऐप पर आपकी जो है अपलोडेड होती है। तो आई होप आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया होगा, जिन बच्चों ने फाउंडेशन पढ़ा है आपको तो पता है वो सेम ऐप है। लॉगिन शायद मेरे को नहीं पता, फाउंडेशन का तो आपका शायद लॉगिन भी सेम होता है कि नहीं होता, मेरे को आइडिया नहीं है, तो आपकी ईमेल पर आ गया होगा, तो इस टेस्ट ऐप को इंस्टॉल कर लेना, उसमें आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। जिन बच्चों ने मुझे अभी ज्वाइन करा है तो आपकी एडमिशन मेल पर आपको एक लॉगिन जो है इंफॉर्मेशन होगा, और अगर नहीं पता है उसी मेल पर एक मेल पक्का आई होगी, उसी पर टेक्निकल टीम का नंबर भी होता है, उनसे कहकर आप इंस्टॉल जो है करवा लेना। वैसे इंस्टॉलेशन की सारी प्रक्रिया उसमें गिवन होती है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपसे इंस्टॉल जो है हो जाते हैं, और उसी ऐप पर आपके सारे के सारे मॉक टेस्ट होंगे, उसी ऐप पर ई बुक आपको जो है प्रोवाइडेड होती है। अगर ई बुक विजिबल नहीं होगी, एक बार आप इंफॉर्मेशन जो है
हाँ जी, एक बार टेक्निकल टीम को आप जो है व्हाट्सएप कर देना, वो विजिबल अपलोडेड होती है, विजिबल नहीं है वो विजिबल जो है करवा देंगे, ठीक है। अगर आपको विजिबल नहीं हो रही तो एक बार आप व्हाट्सएप कर देना, वो विजिबल जो है हो जाएगा, ठीक है जी। लो जी, और किसी को कोई भी डाउट हो? बच्चा पूछे टेस्ट कब होंगे? हे राम, अभी तो पहला टॉपिक हुआ है, तुम टेस्ट की बात कर रहे हो। टेस्ट का सिस्टम आई हो पता होगा, जब वॉल्यूम 1 कंप्लीट होगा तो पहला टेस्ट होगा, वॉल्यूम 2 कंप्लीट होगा दूसरा टेस्ट होगा, वॉल्यूम 3 होगा तीसरा टेस्ट होगा, वॉल्यूम 4 होगा चौथा टेस्ट होगा, फिर पांचवा टेस्ट वॉल्यूम 1 और 2 का वो टेस्ट 5 होगा, फिर 3-4 का कंबाइंड टेस्ट 6 होगा, फिर फुल सिलेबस टेस्ट 7 टेस्ट 8 होगा, उसके बाद बहुत कुछ होगा। कुल मिला के जितना मुझे पता है लगभग आपके 150 से 200 पेपर होते हैं, ठीक है। तो दुनिया जान के पूरा 1 साल है, तसल्ली से आपके टेस्ट होंगे 150 से 200 अकाउंट्स के नहीं, पूरे इंटर के होंगे, हाँ पर सब्जेक्ट नहीं, टोटल में आपके 150 से 200 टेस्ट जो है होते हैं, वो आराम से तसल्ली से जो है आपके होते रहेंगे, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से शायद ऑनलाइन कोई डाउट नहीं है, ऑफलाइन किसी को कुछ पूछना हो? ठीक है, सारा कंप्लीट हो गया। चलो तो आज के लिए इतना ही जो है रखते हैं, कल एक नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ फिर आपसे मुलाकात जो है करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू, ओके टाटा बाय बाय।